COPD की फुल फॉर्म क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक का मतलब पुरानी, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब जहां रुकावट आ जाए, पल्मोनरी का मतलब फेफड़े, डिजीज का मतलब बीमारी। कि अगर हम एथलीट नहीं हैं और अगर हम रेगुलर प्राणायाम नहीं करते तो आम आदमी अपने फेफड़ों की कैपेसिटी का 20 या 25% इस्तेमाल करता है। कि भारत के 40 से ऊपर गांव में रहने वाले या शहरों में स्मोक करने वाले ऑलमोस्ट हर इंसान को यह बीमारी है। स्मोकिंग और किसी भी तरह का जर्दा और अल्कोहल, ये तो सुसाइडल अटेम्प्ट है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, वर्ल्ड COPD डे मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले ये बताइए कि COPD की फुल फॉर्म क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक का मतलब पुरानी, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब जहां रुकावट आ जाए, और पल्मोनरी का मतलब फेफड़े, डिजीज का मतलब बीमारी। सो ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, कुछ सारे लक्षण हैं जो फेफड़ों से संबंधित हैं और उस फेफड़ों में कुछ रुकावट आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। फेफड़े या तो फिजिकल पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, कुछ डैमेज हुए हैं, तो उसकी वजह से फेफड़े की जो एल्वियोलाई हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो पूरी बीच बीच में पार्शियली रूप से बंद हो गई हैं। और ये काफ़ी दिनों ये मतलब है COPD। और भारत में बहुत ज़्यादा ये है, उसके 2-3 कारण हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो बता दें कि COPD क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं। तो COPD वालों को कई बार सांस आने में तकलीफ होती है, शैलो ब्रीदिंग होती है, सांस पूरी तरह ले नहीं पाते, या रात को अचानक नींद खुलती है फिर सांस नहीं आता, तो ताज़ी हवा ढूंढेंगे, कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा मिले, या खिड़कियां दरवाजे सब खोलेंगे, या उठ के बाहर भागेंगे रात को भी हमें आ जाए। तो होता क्या है, भारत में धुआं धुआं चाहे सिगरेट का हो, चाहे किसी इंडस्ट्री का हो, चाहे कोयले का हो, चाहे लकड़ी का हो। अभी भी भारत में कुछ जगह लकड़ी, रसोइयों में लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल होता है। कई गाँव में, स्पेशली इंटीरियर्स में, आदिवासियों में बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे बचे हैं यहाँ। तो ऐसी जगह, या फिर स्मोक करने वाले, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग होती है भारत में, तो इसलिए ये COPD की बीमारी, जहाँ 10-12 साल 15 साल आपने स्मोकिंग कर ली तो वो धुआं आपके, होता क्या है, धुआं, हमारे जो फेफड़े हैं वो गुलाबी रंग के हैं, बड़ा सॉफ्ट टिश्यू है, लेकिन धुआं लगातार अंदर जा रहा है, हम इनहेल करते हैं धुआं, तो अंदर केमिकल्स जमा हो जाते हैं, कार्बन और कार्बन डाई गैसेस जो होती हैं, अंदर काले रंग की लेयर्स पैदा हो जाती हैं, और वो फिर धीरे धीरे एम्फाइसीमा बन जाता है, अंदर पॉकेट्स बन जाते हैं, तो जितनी हवा हम लेते हैं वो वहीं रह जाती है, हवा बाहर ही नहीं आ पाती। वंदना जी, आपको हैरानी होगी कि अगर हम एथलीट नहीं हैं और अगर हम रेगुलर प्राणायाम नहीं करते तो आम आदमी अपने फेफड़ों की कैपेसिटी का 20 या 25% इस्तेमाल करता है नॉर्मल ब्रीदिंग में। वरना डीप ब्रीदिंग अगर हम करें तो हम जाके अपने फेफड़ों का काफ़ी इस्तेमाल कर पाते हैं और उससे शरीर को भी फ़ायदा मिलता है। कई राज्यों में तो इवन महिलाएं स्मोक करती हैं, बच्चे स्मोक करते हैं। और दूसरी बात, कई जगह कोई पाबंदी नहीं है पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग की, तो वहाँ पैसिव स्मोकिंग होती है, तो सारी जनता को उसका नुकसान होता है। या फिर आपने देखा होगा, जहाँ भी ईंटों के भट्ठे हैं या फर्नेसेस हैं, या जहाँ भी प्रोडक्शंस हैं, जहाँ भट्टियाँ चलती हैं, फर्नेस होती है, तो वहाँ 100-100 200-200 फुट ऊंची चिमनी लगाई जाती है। वो चिमनी लगाने का यही मकसद होता है कि विषैला जो धुआं है वो हमारे फेफड़ों में न जाके वातावरण में ऊपर चला जाए, ताकि वो वातावरण को दूषित ना करे। तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम होता है। सर्टिफिकेट तभी मिलता है फैक्ट्रीज को अगर वो धुएं के उसके लिए बहुत बढ़िया और ऊंची चिमनी बनाई जाए। तो देखिए, ये कुछ तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हैं, कुछ हमने खुद बनाए हुए हैं। ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के, मतलब ये देखो कि 40 से ऊपर गांव में रहने वाले या शहरों में स्मोक करने वाले ऑलमोस्ट हर इंसान को ये बीमारी है, और इससे हम लोग आसानी से बच सकते हैं।
आज ये वर्ल्ड सीओपीडी डे है, हर वर्ष मनाया है। ये इसका मकसद यही है कि इसकी जागरूकता लाई जाए, लोगों को बताया जाए कि आप इससे बच सकते हैं, तो आप इसका शिकार क्यों बन रहे हैं। डॉक्टर खरबंदा, क्या सांस फूलने के अलावा और भी कोई सिम्टम होते हैं? जी वंदना जी, सांस फूलता है, खांसी आती है, बलगम आती है। इसके साथ साथ इसमें खांसी, सूखी खांसी या बलगम के साथ भी खांसी हो सकती है, काफ़ी दिन रहती है इसके सांस की तकलीफ। इसके साथ साथ इंसान तेजी से सांस लेता है, जैसे हांफ गया, बहुत दौड़े हैं आप तो सांस फूल जाता है इंसान को। तो वो जैसे कुत्ते देखा होगा आपने दौड़ते हुए ऐसा सांस लिया जाता है। या रात को आपको मैंने बताया, इसके साथ साथ लगातार गले में खराश या खिचखिच या और गला बार बार साफ करने की इच्छा होना, और सीने में जकड़न, और इसी के साथ साथ फेफड़ों में बलगम निकालने की इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बलगम फंसी रहती है फेफड़े की ब्रांचेज, तो बार बार ऐसे कर कर के लोग अपने बलगम को साफ करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि काफ़ी दिन ये रह जाता है तो अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उससे इंसान का वजन घट जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं मिल पाती तो थकान हो जाती है। इसी तरह कई बार इम्फेसीमा और एडीमा हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड की सप्लाई ना जाने की वजह से पैर सूज जाते हैं, या फिर छाती में दर्द होता है, या खांसी में खून आता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं। ये ज्यादातर किस एज में होती है? जितने भी सिगरेट पीने वाले लोग हैं, अगर आपने 10-12 साल लगातार सिगरेट पी ली तो एज कोई मैटर नहीं करती। 25 साल, अगर 15 साल का बच्चा सिगरेट पीनी शुरू कर देगा तो 10 साल शायद 25 में ही हो जाए। हालांकि यंग एज में थोड़ा कम है, 40 प्लस ये अमूमन देखने को मिलता है, 40 प्लस। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, फेफड़ों की कैपेसिटी घटती जाएगी, इनकी इलास्टिसिटी कम होती जाएगी और केमिकल्स ज़्यादा आते जाएंगे, तो ये मुश्किल बढ़ती जाएगी। और ख़ासकर अस्थमा, अनीमिया और हार्ट अटैक जैसे मरीजों को तो ये और ज़्यादा होता है। इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं? देखिए, एक्टिव एज वेल एज पैसिव स्मोकिंग, सिगरेट की डब्बी पे इतना बड़ा बड़ा, सिगरेट का नाम तो छोटा सा, और बड़ा बड़ा फेफड़ों की फोटो दिखा के लिखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पीने वाला मरेगा, लेकिन हम फिर भी उसको पीते हैं। तो ये तो देखिए, अल्टीमेटली स्मोकिंग तो बंद करनी ही पड़ेगी। स्मोकिंग और किसी भी तरह का जर्दा और अल्कोहल, ये तो सुसाइडल अटेम्प्ट है। देखिए, हम लोग हर किसी ना किसी मौके पे ये गुजारिश करते हैं, सभी आम जनता को आगाह करते हैं कि भाई ये मत करें, इसका नुकसान होना ही होना है। आपने देखा होगा पराली जल रही है पंजाब में, खूब धुआं उठ रहा है, तो किसी भी तरह का धुआं, ये किसान भाइयों को भी हमें समझाना पड़ेगा, भाई कोई ना कोई और इलाज इसका निकालिए। इतना धुआं अगर आप पैदा करेंगे तो देखिए, दिल्ली में स्मॉग है। स्मॉग क्यों है? क्योंकि इतनी पॉल्यूशन है। तभी देखिए डीजल की गाड़ियां बंद हो रही हैं, पेट्रोल की बंद हो गई, इलेक्ट्रिकल। तो देखिए, इंसान को चाहिए कि अपने एनवायरनमेंट को बचा के रहे। हमारे पास सिर्फ 30-40 साल और बचे हैं। अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे, इसी तरह हम चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते रहे, तो हमारे पहाड़ भी, जहाँ हम सारे पेड़ों को काट काट के चाय के बागान लगा रहे हैं, वो भी नुकसानदायक हैं। और ये पराली इसीलिए जलानी पड़ती है कि हम गेहूं पागलों की तरह, जो कि हमारा स्टेपल फूड नहीं होता था आज से 50-60 साल पहले। अब देखिए, गुरु नानक देव जी भी कोदरा की खेती करते थे, तो हमारे मोटा अनाज होता था। मेन हमारी जो खुराक थी वो मोटा अनाज होता था, और मोटा अनाज जंगल में भी हो जाता है, ना उसको पानी ज़्यादा चाहिए होती है, ना न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो हमें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी इंसान को, तभी ये इस धरती पे रह पाएगा। और कोई ऐसी बातें जिनका खास तौर पे ध्यान देना होगा? देखिए, बिल्कुल ऐसा है। अगर आपके घर में कोई भी सिगरेट पीता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो औरत है, या कहीं आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां बहुत धुआं उठता है, तो आजकल हमारे पास N95 के विद वेल्व, उसमें एक छेद होता है, वाल्व लगा होता है ऑक्सीजन आने के लिए, फिल्टर लगा होता है उसमें। तो ऐसे मास्क पहने। हमारे पॉल्यूशन बोर्ड को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि कुछ ऑक्यूपेशनल ऐसे हैजर्ड्स हैं, जैसी फैक्ट्रीज हैं जहां केमिकल्स, खूब सारे फ्यूम्स उठते हैं, और वहां N95 मास्क उनको प्रोवाइड करना चाहिए। इसी तरह दिल्ली में स्मॉग की वजह से और एक बात और, हाँ, अगर हमें लगता है कि पराली बहुत जलती है हमारे आसपास, या स्मॉग बहुत आती, बड़े शहरों में बहुत पोल्यूशन है, तो हमें
अपने घरों में एयर प्यूरीफायर हम लगा सकते हैं, और फिर कुछ दिन करेंगे तो काला मिलेगा। तो इसी तरह अगर एयर प्यूरीफायर का फिल्टर काला हो सकता है तो हमारे फेफड़े भी काले होंगे। तो हमें ये समझ आनी चाहिए कि धुआं चाहे वो किसी भी तरह का हो, अगर अभी भी कुछ एनजीओज को भी इसमें पार्ट लेना चाहिए। अगर देखिए, शहरों में सभी एनजीओ काम करती हैं, लेकिन दूर गांव में, आदिवासियों के इलाके में, जहां अभी भी कुकिंग गैस नहीं है, बिना धुएं वाला ईंधन, ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रल ज़रूरत है। देखिए, बेसिक ज़रूरतें पूरी करना सरकार का फ़र्ज है। सरकार अपने काम में लगी है, लेकिन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इसमें हेल्प करनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, तो ये एनजीओज को वो काम करना चाहिए। तो किसी भी तरह का धुआं बेसिकली हम खत्म कर दें तो ये बीमारी अपने आप चली जाएगी। जब किसी को सीओपीडी हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, एक बार सीओपीडी हो जाए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्ट, क्रॉनिक का मीन्स है बहुत दिनों से है, तो इसकी पहचान करवा लें, और इसके आपकी स्टेज के अनुसार सबसे पहले तो स्मोकिंग बंद करें। अगर धुएं में रहते हैं तो धुआं से बचें। और फिर इसको देखिए, पूरी तरह से ठीक करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फेफड़े डैमेज हो चुके हैं। जब तक मरीज हमारे पास आता है, अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है तो हर 2 साल के बाद अपने फेफड़ों की जांच कराइए। और बड़ा आसान है इसका जांच। एक पीक फ्लो मीटर आता है, वो पीक फ्लो मीटर में फूंक मार के हम अपने लंग्स की कैपेसिटी चेक कर लेते हैं। तो वो आप अस्थमा के मरीजों की भी ऐसे ही जांच होती है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से बचना है, बेसिकली अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो। तो आपको अपना लगातार इसका होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जैसा भी आपको ठीक लगे या जो सुविधाएं उपलब्ध हों, तो अपना इलाज कराना ही पड़ेगा आपको। और इसके साथ साथ हम कई इसके थोड़े बहुत मेजर्स हम बताते हैं, जिससे लोग अपना आसानी से गुजारा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, परेशानी होती है। हम अपना स्टेथोस्कोप लगा के सारी आवाज़ सुनते हैं, स्पायरोमेट्री टेस्ट होते हैं, छाती का एक्सरे होता है, ब्लड का टेस्ट होता है, ये करके इसका हम इलाज करते हैं। सबसे पहले धूम्रपान मना करते हैं, फिर इसकी निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर किसी को सिगरेट का शौक है तो होम्योपैथी में भी दवाइयाँ आती हैं, टेबेकम और कैलेडियम, तो वो स्मोकिंग की चाहत को कम कर देती हैं। और साथ में इन्हेलर्स दिए जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, बड़ी वंडर ड्रग्स हैं, स्टेरॉयड बेस्ड और ब्रोंकोडायलेटर्स, 2 तरह के इन्हेलर्स आते हैं, तो आपको उनका भी इस्तेमाल करें। और साथ में होम्योपैथी की बड़ी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, ब्लाटा ओरिएंटालिस मदर टिंक्चर है, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंक्चर है, आर्सेनिक एल्बम दवाई है, ब्रायनिया दवाई है, स्पॉन्जिया दवाई है, सेम्बुकस दवाई है। तो हर सिस्टम में इसकी बड़ी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, जो आपके फेफड़ों को ब्रोंको डायलेट, थोड़ा सा डायलेट कर देती, खोल देती हैं, ताकि इस सीओपीडी के मरीज को सांस लेने में आसानी हो जाए। और इसके साथ साथ आजकल मॉडर्न मेडिसिन में नेबुलाइजर का इस्तेमाल होने लगा है, तो उसमें दवाई डलती है जो फेफड़ों को खोल देती है, और इंसान अगर रोज नेबुलाइज करे तो इसको हम गुजारे लायक कंडीशन में ले आते हैं मरीज को, कोई ऐसी बात नहीं। क्या इनहेलर लेना सेफ रहता है? 100% सेफ रहता है। जो इन्हेलर्स हैं, पूरे इन्हेलर में अगर 200 मीटर डोज का इन्हेलर है तो उसमें 10⁻⁻⁶ माइक्रो डोजेज होते हैं। तो पूरा इन्हेलर एक स्टेरॉयड की गोली के बराबर है। तो इन्हेलर लेना सेफ होता है, और इन्हेलर सीधा लंग्स में ही जाती है, उसको हम पंप के थ्रू देते हैं, तो सिर्फ फेफड़ों में जाता है, हमारे खून में नहीं जाता, इसलिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। तो इन्हेलर लेना सेफ होता है। कई लोग ये जानकारी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, अस्थमा के मरीज भी इन्हेलर डरते हैं कि हमें तो इसकी आदत पड़ी, हम क्यों पंप लें। तो इन्हेलर थेरेपी बहुत कारगर है, और टेबलेट थेरेपी से बहुत कम माइक्रो डोजेज में दी जाती है, तो बहुत सेफ है। क्या इसका इस्तेमाल रेगुलर किया जा सकता है इनहेलर का? जी हाँ, इन्हेलर का इस्तेमाल आप अपने चिकित्सक की देखरेख में करेंगे। 2 तरह के इन्हेलर होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। एक स्टेरॉइड्स बेस्ड इन्हेलर होते हैं, जो बीमारी को बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो मौसम बदलने पे दिए जाते हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो रोज़ाना भी दिए जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो इन्हेलर होता है, एक इन्हेलर होता है ब्रोंकोडायलेटर, जो हमारे फेफड़े की जो ब्रांचेज हैं उनको खोल देता है। तो खोल देता है तो सांस लेना आसान हो जाता है। तो वो दोनों तरह के इन्हेलर्स लिए जाते हैं, चिकित्सक परामर्श से ही लें। अगर आप इन्हेलर्स ले रहे हैं तो साल में 1 या 2 बार अपने फिजिशियन को दिखाना ज़रूरी होता है सिर्फ, और कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। डॉक्टर खरबंदा, वर्ल्ड सीओपीडी डे पे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। स्मोकिंग छोड़ें, सेफ रहें।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।